गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा फोर्थ चैप्टर का जो रिवीजन वीडियो है तो उसका ये सेकंड पार्ट है। आज का जो टॉपिक है वो एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। अगर हम कल के क्लास की बात करें तो हमने बायो-सावर्ट लॉ के बारे में बात की थी कि बायो-सावर्ट लॉ है वो क्या होता है और उसका मेन यूज क्या है। तो बायो-सावर्ट लॉ है वो किसी भी कंडक्टर वायर से, यानी कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के काम में आता है। क्लियर। अब हमने बात की थी कल कि मान लेते ये कोई वायर है, इस तरह एक वायर हमने कंसिडर किया है और इस वायर के अंदर जो करंट आई है वो फ्लो हो रहा है। क्लियर। करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ से अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो हम इजीली, अगर हम इस वायर के लेफ्ट की बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होगा। क्लियर। तो यहाँ से डॉट और क्रॉस, यानी आपसे लेफ्ट में भी या राइट में किसी भी डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक DL कंसीडर करना है। क्या करना है, DL, यानी उस DL पार्ट के अंदर मान लेते ये जो पार्ट है हमने इसको हमने कंसीडर किया है एज ए DL। क्लियर। तो ये जो DL है इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट IDL को, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट जिधर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में होती है। अब इस DL से हमने मान लिया कि R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड DB निकालना है। इस स्मॉल DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, DB होगा। और हम मान लेते हैं कि जो DL की डायरेक्शन ये होगी इस दिशा में और R की डायरेक्शन इस दिशा में है, तो DL और R के बीच का जो कोण है थीटा, ठीक है, वो है हमने असाइन किया है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड है R डिस्टेंस पर वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, उस कंडक्टर वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट पर, यानी I के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। दूसरा हम बात करें तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड, अगर हम बात करें कि जो एंगल होता है DL और I के बीच में, उस एंगल के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन ऑफ एंगल के। ठीक है। और फोर्थ है वो किस पर डिपेंड करता है, जो आपने DL सेलेक्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चारों से हम DB है वो प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे किस किस के, करंट के I के, DL के और साइन थीटा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब ये प्रोपोर्शनल सिंबल रिमूव होता है तो ये कांस्टेंट आता है μ0/4π। ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, बायो-सावर्ट का नियम था जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। लाप्लास लोग बता दिया था मैंने कि बायो-सावर्ट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, लाप्लास। अब देखिएगा किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से, ठीक है ना, इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। क्लियर। तो सीधा सा देखो तरीका है, अगर हम बात करें इसकी तो देखिए बच्चों डायग्राम से एक बार देखिएगा कि हमने एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर कंसिडर किया है AB, ठीक है, और जिससे x दूरी पर कोई पॉइंट P कंसिडर किया है जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है। जो θ1 है वो पॉइंट A से P का एंगल है और जो θ2 है वो किसका एंगल है, B से है। क्लियर। अब देखिएगा हम एक DL कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल DL कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं ये स्मॉल DL है वो कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, किसके साथ, डिस्टेंस R के साथ।
ठीक है। यहाँ पर देखना डिस्टेंस r तो इस dl से डिस्टेंस है पॉइंट P की, जबकि जो x है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से। क्लियर। तो आपको पता है कि बायो सावर्ट लॉ एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पर, तो dB बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो साइन फाई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। साइन थीटा की जगह हमने क्या रख लिया, फाई, क्योंकि इस बार हमने एंगल क्या माना है, फाई माना है। अब ट्राइंगल के अंदर अगर हम फाइन फाई की वैल्यू निकालें तो हम इजीली निकाल सकते हैं x अपॉन r, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, वो भी x अपॉन r हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, फाई यहाँ पर है और थीटा वहाँ पर है। थीटा कौन सा एंगल है कि इस x वाली और r वाली के बीच का एंगल है, ध्यान रखना। और थीटा 1 और थीटा 2 अलग एंगल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कोस फाई कितना हो जाएगा, साइन फाई के बराबर हो गया। अब देखिएगा अगर हम r की वैल्यू निकालते हैं तो r कितना हो जाएगा, x अपॉन कोस थीटा। क्लियर। यानी कोस थीटा और साइन फाई आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिएगा हम सबसे पहले dl फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर जो थीटा है फाई वो भी वेरिएबल है और dl भी क्या है, वेरिएबल है। तो हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है। तो हमने dl को कैसे रिमूव करेंगे कि आपको पता है टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी l अपॉन x। क्लियर। l क्या हो गया, उस कंडक्टर वायर की लेंथ होगी जितने रीजन में हमने ट्राइंगुलर सेट किया है। तो यहाँ से देखिएगा l बराबर कितना हो गया, टेन थीटा इंटू एक्स। क्लियर। अब हमें dl चाहिए तो हम dl निकालेंगे, तो आपको पता है dl बराबर क्या हो जाएगा, इस टेन थीटा का क्या कर लेंगे, हम डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, या फिर dl अपॉन डी थीटा, वो कितना हो जाएगा, टेन थीटा एक्स थीटा, ठीक है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा। सीधा आप याद रखिएगा कि अगर हम इसको करना है किसको, सेक टेन थीटा का, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये सिंपल डिफरेंशियल मेथड है, ठीक है। तो dl का मान आ गया x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब इस वैल्यू को, dl की वैल्यू को हम साइन फाई वाली इक्वेशन में r में और तीनों की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो म्यू जीरो आई dl की वैल्यू हमने रख दी। इसके अलावा हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू रख दी, r की लिख दी, अपॉन साइन फाई की जगह कोस थीटा रख दिया, अपॉन r था उसकी जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कोशेक ऊपर चला जाएगा, तो कोस से और सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्लियर। ये आपको समझ में आया होगा कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये कोस थीटा किस में बदला है, सेक स्क्वायर थीटा में, और सेक से क्या हो गया, सेक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका जो dB है वो कितना, म्यू जीरो आई कोस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई। अब हमें टोटल B निकालना है, कहाँ से, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 1। देखो माइनस थीटा हमने क्यों लिया है, x की नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस ले लेंगे, और y की नेगेटिव डायरेक्शन में थीटा माइनस का होगा, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव होगा। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हम निकाल लेंगे, म्यू जीरो आई कोस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एक्स, ठीक है। अब देखिएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई एक्स तो कांस्टेंट हो गया। आपको पता है कोस थीटा का इंटीग्रेशन वो कितना होता है, साइन थीटा। तो हमने ये रख दिया साइन थीटा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब देखिएगा हम सोल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन माइनस थीटा, यानी साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो गया, इन्फिनिटी वायर की वजह से म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई एक्स। क्लियर। अब देखिएगा, अब अगर वायर है वो इन्फिनिटी है तो आपको पता है कि थीटा कितना होगा, लगभग 90 डिग्री होगा, यानी जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लोज है वायर से। तो उस केस में 90 कितना हो जाएगा, 0। ये केस हम पढ़ लेंगे कि देखिएगा अगर थीटा 1 थीटा 2 90 है तो उस केस में कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई एक्स, या 2 म्यू जीरो अपॉन 4 पाई एक्स भी लिख सकते हैं हम इसको। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट या एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और सर्कुलर कोयल ऑफ सर्कुलर रिंग, एक ही बात है। सर्कुलर कोयल भी बोल सकता है आपको, सर्कुलर रिंग भी बोल सकता है, या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप भी बोल सकता है। उसके एक्सिस पर, ठीक है ना, हम देखो सेंटर पे भी निकाल सकते हैं और एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो
तो हमने पहले एक्सिस की बात करते हैं कि मानते कोई सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इससे पॉइंट एक्स, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने पी कंसीडर किया है। अब देखिएगा हम दो करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं डीएल, ठीक है। तो इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में। देखिए बच्चों, आपको याद होगा जो इस टॉपिक का वीडियो है उसमें हमने डीबी की दिशा इधर ली है, अंदर की तरफ आ रही है, लेकिन इसमें बाहर की तरफ जा रही है। इसका रीजन बता सकते हो आप कैसे आया है? देखो यहाँ पर डीबी इधर जा रहा है, जबकि हमारा जो डीबी आते थे, मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक मिनट, पूरे को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो इसके अंदर तो जो डीबी है वो इधर ब्लैक से है, यानी ये जो डीबी है रेड वाले ये ऐसे आउटर में जा रहे हैं। और जब हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि हमारे डीबी इधर आ रहे थे, एक डीबी इधर आ रहा है और एक डीबी इधर आ रहा है। तो हमने कंपोनेंट लिए थे, याद हो तो आपको वीडियो के अंदर, कि एक कंपोनेंट ये था और एक कंपोनेंट ये था, इसी तरह से एक कंपोनेंट ये था और एक कंपोनेंट ये। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे और ये जुड़ रहा था केवल। लेकिन इसमें तो बाहर आ रहा है, तो इसमें कंपोनेंट किधर होंगे? आपको पता है कि कंपोनेंट ये वाला बीच में होना चाहिए कंपोनेंट के, यानी कंपोनेंट ऐसे होंगे। इस वाले के कंपोनेंट कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो इसका रीजन बता सकते हो आप कि सर इसमें तो डीबी बाहर की तरफ है जबकि उस वीडियो में तो अंदर की तरफ था। वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। इस लूप के अंदर आपने कैसे डायरेक्शन ली है। अगर आप लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आप डीबी देखेंगे कि अलग दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें डीबी बाहर है। उसका रीजन क्या है कि जो हमने वीडियो में करंट की डायरेक्शन ली है उसके जस्ट अपोजिट है इस रिंग के अंदर डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को वैसे ले लेंगे क्लॉकवाइज तो डीबी अंदर की तरफ हो जाएंगे, क्लियर। अब देखिएगा, अब मान लेते कि दोनों जो डीएल है वहां से दूरी कितनी है, आर आर, ठीक है, दोनों तरफ से देख रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं, देखिएगा आपको पता है डीएल और डीबी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गए। अब हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। अगर ये, एक समझाता हूं मैं, अगर ये डीबी है, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और आपको पता है कि ये वाला पूरा एंगल 90 होगा। तो ये बीच का पार्ट है, ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा, क्लियर। ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब आपको पता है कि जो डीबी है, डीबी और डीएल यानी ये वाली आर वाली डिस्टेंस के लिए, और ये भी परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। तो देखिएगा ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा? थीटा, क्लियर। आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस से देखिएगा, मैं इसको जूम करके बताता हूं। यहां पर देखिएगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। आपको थीटा दिख रहा होगा, ये वाला ग्रीन वाला। आपको पता है कि इस वाली लाइन के साथ ये वाली जो लाइन है, मैं जो वोलेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो ये ग्रीन वाला अगर थीटा है तो ये वाला बताओ कितना आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है कि पोजीशन आर के साथ डीबी हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना आएगा? ये दोनों देखिएगा परपेंडिकुलर है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा? थीटा, क्लियर। तो देखिएगा अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये डीबी है तो डीबी के साथ थीटा वाला हमेशा कोस होता है, तो डीबी कोस थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? डीबी साइन थीटा। ऐसे ही नीचे वाले के कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, ये डीबी कोस थीटा और इधर ही आउटर साइड का डीबी साइन थीटा, क्लियर। अब देखिएगा जो डीबी कोस थीटा है और डीबी कोस थीटा है वो तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, केवल कौन सा बचेगा? आपका डीबी साइन थीटा वाला। अब देखिएगा अगर आप दोनों कंपोनेंट से लेते हैं तो वो 2 dB हो गया। अगर आप सिंगल कंपोनेंट से कंसीडर करते हैं तो आपको dB कंसीडर करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसकी लैंग्वेज रखी हुई है, आपको बायो सावर्ट लॉ का हो गया आपको, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री हो ही गया आपके पास थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? एंगल बिटवीन डीबी और आर हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो म्यू 0 आई। अब हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया है
तो मैंने जो आपको समझा दिया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, अब आपको क्लियर हो जाएगा। DL कर लेंगे अब, DL टोटल इस सर्कुलर रिंग का सरकमफेरेंस 2πr के बराबर करके, और हम निकालेंगे म्यू जीरो आई आर अपॉन 2πr। अब देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और उसके जब हम सोल्व करेंगे इसको तो ये आपके पास, और अगर ये डिस्टेंस है बहुत कम है और ये कांस्टेंट की वैल्यू है तो हम इसको सोल्व करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है और मिनिमम। अब देखो सेंटर से डायरेक्ट आप यहीं से निकाल सकते हैं सेंटर का। सेंटर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों कि जो x है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में आप यूज कर ले सकते हैं। तो सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, या फिर सेंटर का मैंने अलग से बता रखा है, ठीक है ना, ये वाला जैसे सेंटर पे हो गया, तो यहाँ से तो आप बिल्कुल इजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने का, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी कॉइल के अंदर, ये तो सिंगल टर्न्स की कॉइल थी, मतलब एक ही रिंग थी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं n, जैसे कि 100 टर्न हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने टाइम बढ़ जाएगा, 100 टाइम हो जाएगा। अगर 50 आपने यूज किया है, 50 नंबर ऑफ टर्न्स, न्यूमेरिकल में इस तरह के क्वेश्चन देगा कि नंबर ऑफ टर्न्स 10 हो गए या 50 हो गए, तो आपको क्या करना है, उस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। आप टोटल पूरे रिंग की बात करें, रिंग के सेंटर पे कितना होता है, अगर हम बात करें तो रिंग का सेंटर कितना होता है, म्यू जीरो आई अपॉन 2r होता है रिंग के सेंटर पे। अब देखिएगा ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसके अंदर आपको पूरी रिंग ना देखिए, एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं कि आपको पता है कंप्लीट रिंग के लिए थीटा कितना होता है, 360 होता है। अब जैसे वो 1/4 पार्ट दे दिया आपको, तो आप 90/360 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, म्यू जीरो आई अपॉन 2r को। अगर आपको वो हाफ सर्किल देता है तो 180/360 से कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो इसके लिए ग्राफ हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हेल्म, ठीक है ना, हेल्म होल्ट्ज जो कॉइल है ये आपके नहीं होते, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको रिमूव करना है आपको। करंट कैरिंग कॉइल एज ए पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, कि जो करंट कैरिंग कॉइल है वो किस पोल की तरह बिहेव करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सीधा है, अगर उसके अंदर करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल की तरह। अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो साउथ कॉइल की तरह, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको कोशिश करना करने की, पोज करके। अब देखिए टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क यानी कोई रेक्टेंगुलर आपके पास कॉइल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, उसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क है उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो आपको पता है कि जो टॉर्क है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देखिए, ठीक है ना, क्योंकि एफ हम निकालेंगे, जो लॉरेंज फोर्स है BIL वो कैसे लगता है, एक स्ट्रेट वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स है, उसके बारे में। देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, कि जैसे हम गाउस लॉ के अंदर पढ़ते हैं, जब गाउस लॉ पढ़ते हैं वो किसका अल्टरनेटिव होता है, कूलाम लॉ जो हम पढ़ते हैं उसका। उसी प्रकार जैसे बायो सावर्ट लॉ है उसका अल्टरनेटिव कौन सा होता है, एम्पियर लॉ, ठीक है। अब एम्पियर लॉ क्या होता है, ये भी क्या, किसी भी कंडक्टर वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कैलकुलेट करने के काम आता है, ठीक है। तो एम्पियर लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू जीरो इंटू आई। म्यू जीरो क्या होता है, परमेएबिलिटी, ठीक है ना, और आई क्या होता है उस कंडक्टर के अंदर से
फ्लो होने वाले करंट के बराबर, ठीक है। यानी क्लोज लीनियर, डीएल किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इंटीग्रल को, यानी लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी डॉट डी एल वो किसके बराबर होगा, म्यू जीरो आई के, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर लॉ। इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी सेंटर पे कितना होता है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो इसका बी डॉट डी एल है, ठीक है, कोस थीटा हम ले लेंगे कि 0 डिग्री हो जाएगा उसके साथ, और उसको जब सोल्व करेंगे तो आपका जो डेरिवेशन है हम कोस जीरो की वैल्यू रख लेंगे, और कोस जीरो को जब सोल्व करेंगे तो वो कितना होता है 1। तो ये सिंपल जो डेरिवेशन है, देखिए बच्चों इसके जो रिमेनिंग पार्ट है मैं आपसे बोलता हूँ कि आप वीडियो से देखिए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से और थोड़े से इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इनको थिंकिंग जब तक आप उसकी जो पिक्चर है वो दिमाग में नहीं बैठाएंगे तो तब तक वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो आप इसके जो एक दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बचेंगे आपके पास कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ, तो आप वो एक बार वीडियो से देखिएगा जो हमने अपलोड कर रखे हैं। जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है आप सीधा एनडी गंगा स्कूल के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप डालिए 12th क्लास फिजिक्स एंड टॉपिक का नाम डालिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो ग्रुप के अंदर कमेंट करके या अपना क्वेश्चन जो है आप उसको जिसमें प्रॉब्लम है उसको पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।